हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। जिस परिवार ने अपने ही बेटे को मौत के मुंह में धकेलने के लिए एक खतरनाक लड़की से शादी करवा दी, उन्हें लगा था कि अब उनका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। शहर में उस लड़की को बरसात की रानी कहा जाता था और अफवाह थी कि उसके हाथों मरने वालों की गिनती तक नहीं की जा सकती। अपनी जान बचाने के लिए अभीर ने अंधा होने का नाटक किया, मगर उसके परिवार को नहीं पता था कि वह उनकी हर चाल देख रहा है और सही मौके पर उनका पूरा कारोबार छीनने की योजना बना चुका है। दूसरी तरफ कियारा ने भी उसे किसी मजबूरी में स्वीकार नहीं किया था। उसके दिल में अभीर के लिए 2 साल पुराना ऐसा जुनून छिपा था जिसकी उसे भनक तक नहीं थी। अब एक तरफ अभीर का अपने पिता और सौतेली माँ से बदला था, तो दूसरी तरफ ऐसी पत्नी जो उसके दुश्मनों को मिटा सकती थी, लेकिन उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। जिस शादी को मल्होत्रा परिवार ने अभीर की मौत समझा था, वही शादी उनकी बर्बादी और अभीर की नई जिंदगी की शुरुआत बनने वाली थी। लेकिन जब अभीर को पता चला कि कियारा शुरू से उसका सच जानती थी और ये शादी उसी की योजना थी, तब तक उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। कहानी की शुरुआत मल्होत्रा परिवार के घर से होती है। मधु मल्होत्रा अपने बेटे नकुल को समझा रही थी कि वह सिंघानिया परिवार की लड़की से शादी कर ले, मगर कियारा सिंघानिया का नाम सुनते ही नकुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह उसी छोटी मोटी और बदसूरत लड़की की बात कर रही है जिसकी लंबाई केवल 5 फीट और वजन लगभग 200 किलो बताया जाता है। शहर में कियारा को लेकर तरह तरह की डरावनी बातें फैली हुई थीं। कहा जाता था कि वह बेहद बेरहम है और अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बरसात की रातों में उसने कई दुश्मनों का सफाया किया था, इसलिए अंडरवर्ल्ड के लोग उसे बरसात की रानी कहते थे। नकुल साफ समझ गया था कि यह शादी करना मौत को बुलावा देने जैसा है। वो घबराकर विरोध करने लगा, जबकि उसका बड़ा भाई अभीर सोफे पर बैठा उन दोनों का नाटक देख रहा था। अभीर असल में अंधा नहीं था, लेकिन अपने परिवार से बचने के लिए लंबे समय से अंधा होने का नाटक कर रहा था। नकुल की हालत देखकर उसके होठों पर हंसी आ गई। उसकी हंसी सुनते ही मधु की नज़र उस पर पड़ी और उसी पल उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने मीठी आवाज़ में कहा कि नकुल अभी बहुत छोटा है, इसलिए क्यों न अभीर उसकी जगह कियारा से शादी कर ले। मधु की मीठी आवाज़ के पीछे छिपा असली इरादा साफ था। वह अपने बेटे नकुल को बचाकर अभीर को मरने के लिए भेजना चाहती थी। अभीर ने मदद की उम्मीद से अपने पिता राजेश मल्होत्रा की तरफ देखा, मगर राजेश ने भी परिवार की मजबूरी का बहाना बनाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि मल्होत्रा परिवार दिवालिया होने की कगार पर है। अगर यह बात बाजार में फैल गई तो उनका पूरा कारोबार खत्म हो जाएगा। यह रिश्ता अभीर के दादाजी ने दोनों परिवारों की भलाई के लिए तय किया था और अब सिंघानिया परिवार से शादी ही उनका कारोबार बचा सकती थी। इसलिए अभीर को परिवार के लिए यह बलिदान देना होगा। राजेश ने दुखी होने की अच्छी खासी एक्टिंग की, लेकिन अभीर उनकी असलियत जानता था। यही वो आदमी था जिसने उसकी माँ को मरने पर मजबूर किया और बाद में मधु से शादी कर ली। अब अभीर को कियारा के पास भेजने से राजेश का कारोबार भी बच जाता और उसे अपने बड़े बेटे से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाता। अभीर समझ गया कि नकुल और मधु का यह पूरा झगड़ा केवल दिखावा था। शुरू से ही उनका इरादा नकुल की जगह उसे भेजने का था। सारी चाल समझने के बाद भी अभीर ने शादी के लिए हाँ कर दी। वह जानता था कि सिंघानिया परिवार की ताकत उसके बदले में काम आ सकती है। फिर वह नकुल के पास गया, उसके गाल पर हल्की सी थपकी दी और मुस्कराकर कहा कि छोटे भाई की होने वाली पत्नी अब उसकी हुई। नकुल गुस्से में अभीर पर हमला करने वाला था, मगर मधु ने उसे रोक लिया। उसने नकुल के कान में कहा कि कियारा को चेहरे पर चोट वाला दूल्हा पसंद नहीं है, इसलिए कुछ दिनों तक अभीर को सहन कर ले। अभीर ने भी जाते जाते नकुल के कान में चेतावनी दी कि आज उसने हाथ उठाने की जो कोशिश की है उसका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। शादी बहुत जल्दी और बिना किसी बड़े समारोह के पूरी हो गई। रस्में खत्म होते ही सिंघानिया परिवार का बूढ़ा मैनेजर अभीर को सीधे कियारा के कमरे तक ले गया। आलीशान कमरे में अकेले बैठे अभीर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे तो यहाँ तक डर था कि कहीं शादी के बहाने उसे बुलाकर उसकी किडनी निकालने की तैयारी न हो रही हो। तभी अंदर से एक लड़की की ठंडी आवाज़ सुनाई दी। वो किसी आदमी से कह रही थी कि अगर अभीर ने बाद में कोई गड़बड़ की तो वो उसे सीधे रास्ते से हटा देगी। सामने वाला बूढ़ा आदमी उसे सावधान रहने की सलाह देकर वहाँ से चला गया। अभीर उन दोनों की बातें सुनने में इतना खो गया कि दरवाज़ा खुलते ही संभल नहीं पाया। उसके पैर उलझे और वो आगे गिरकर सीधे कियारा के कदमों में जा पहुंचा। कियारा ने ठंडी आवाज़ में धमकी दी कि अगर उसने तुरंत ये नहीं बताया कि वो वहाँ क्या कर रहा था तो उसे कुत्तों के आगे फेंक दिया जाएगा।
उसने अभीर के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और तभी अभीर ने पहली बार उसे ठीक से देखा। कियारा के बारे में फैली सारी अफवाहें झूठी थीं। वह छोटी, मोटी या बदसूरत नहीं, बल्कि किसी फिल्म की हीरोइन जैसी खूबसूरत थी। उसने लाल रंग की लंबी ड्रेस पहनी थी। उसके कमर तक आते काले बाल और नाजुक चेहरा उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। अभीर एक पल के लिए उसे देखता रह गया, मगर अगले ही पल उसे याद आया कि उसकी जान खतरे में है। उसने तुरंत खाली हवा में हाथ घुमाकर अंधा होने का नाटक शुरू कर दिया और बार बार माफ़ी मांगने लगा। कियारा की आंखों में एक पल के लिए हैरानी दिखाई दी। उसने अभीर को एक हाथ से उठाया और अफसोस जताते हुए कहा कि इतना खूबसूरत लड़का अंधा निकला। मगर वह अभीर की बात पर तुरंत भरोसा करने वाली नहीं थी। उसने अपनी जांघ से छुरी निकाली और बिजली की रफ्तार से उसकी आंख की तरफ चला दी। अभीर का पूरा शरीर डर से पसीने में भीग गया, फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हिला। छुरी उसकी आंख से बाल जितनी दूरी पर आकर रुक गई। कियारा को लगा कि वह सच में अंधा है, क्योंकि दिखाई देता तो ज़रूर बचने की कोशिश करता। इसके बाद उसने पूछा कि क्या मल्होत्रा परिवार ने उसे चलने के लिए छड़ी तक नहीं दी। अभीर ने अपने चेहरे पर दुख और डर लाकर कहा कि उस परिवार को उसकी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा था। माँ की मौत के बाद उसे केवल एक कमरा मिला था, बाकी हर ज़रूरत उसने खुद पूरी की थी। मधु हमेशा चाहती थी कि वो मर जाए, और राजेश भी कानून के डर से ही उसे घर में रखे हुए था। कियारा बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। कमरे में पहुंचते ही उसका स्वभाव अचानक बदल गया। बाहर बर्फ जैसी ठंडी दिखाई देने वाली कियारा ने अभीर की ठोड़ी उठाई और उसे सिर से पैर तक देखकर कहा कि वह दिखने में काफ़ी अच्छा है, इसलिए अंधा होने के बाद भी काम चल जाएगा। अभीर समझ गया कि यह महिला उसके साथ खुलकर फ्लर्ट कर रही है। जब उसने कियारा की बात का मतलब पूछा तो उसने याद दिलाया कि आज उनकी सुहाग रात है, और अगले ही पल उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया। कियारा की आंखों में लंबे समय से दबा जुनून दिखाई दे रहा था। अभीर मन ही मन उन लोगों को कोसने लगा जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि कियारा को मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर अभीर ने खुद को बचाते हुए साफ कहा कि वह इतनी आसानी से मान जाने वाला आदमी नहीं है। कियारा पहले उसकी बात पर हंसी, फिर उसका चेहरा अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। उसकी आंखें दोबारा बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। इसके बावजूद अभीर पीछे नहीं हटा। उसने कियारा से कहा कि अगर वो मल्होत्रा परिवार को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगी तभी वो उसके साथ आगे बढ़ेगा। कियारा ने कारण पूछा, मगर अभीर अपने पुराने घाव उसके सामने नहीं खोलना चाहता था। उसने केवल हाँ या ना में जवाब मांगा। तब कियारा ने याद दिलाया कि इस समय सौदा करने की हालत में वह नहीं है। अभीर ने तुरंत ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने कियारा की दिलचस्पी जगा दी। उसने बताया कि मल्होत्रा परिवार बहुत जल्द दिवालिया होने वाला है और वह सही समय आने पर उनके पूरे कारोबार को बाजार की सबसे कम कीमत में सिंघानिया परिवार को दिलवा सकता है। बदले में कियारा को मल्होत्रा परिवार के हर उस इंसान को बर्बाद करना होगा जिसने उसके साथ गलत किया है। फायदे का सौदा देखकर कियारा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। सौदा पक्का होते ही उसने अभीर को फिर बिस्तर पर धक्का दे दिया। अब अभीर के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद अभीर की हालत खराब हो चुकी थी, मगर कियारा बड़े आराम से बैठी उसे और ताकत लगाने के लिए कह रही थी। अभीर फिर उन लोगों को कोसने लगा जिन्होंने उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थीं। उसे लग रहा था कि कुछ दिन यही हाल रहा तो उसका केवल सूखा हुआ ढांचा बचेगा। बाद में कियारा ने अपने कपड़े उसकी तरफ बढ़ाकर देने को कहा। अभीर आदत से हाथ बढ़ाने ही वाला था कि उसे याद आया, वो तो अंधा होने का नाटक कर रहा है। उसे समझ आ गया कि कियारा फिर उसकी परीक्षा ले रही है, लेकिन इस बार अभीर ने भी जवाब देने का फैसला किया। उसने जानबूझकर हाथ गलत दिशा में घुमाया और कियारा को पीछे थपकी लगा दी। कियारा का चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से में चिल्लाई। अभीर ने तुरंत मासूम चेहरा बनाकर कहा कि उसने केवल आवाज़ सुनकर कपड़े उठाने चाहे थे, मगर अंधा होने की वजह से हाथ गलत जगह चला गया। उसकी शानदार एक्टिंग के सामने कियारा भी कुछ नहीं कर पाई। उसने केवल चेतावनी दी कि अगली बार ऐसा हुआ तो वह उसे जान से मार देगी। अगले एक हफ्ते तक कियारा हर दिन किसी न किसी बहाने अभीर की आंखों की परीक्षा लेती रही, साथ ही उसे छेड़ने का कोई मौका भी नहीं छोड़ती थी। अभीर हर समय इसी तनाव में रहता कि कहीं एक छोटी सी गलती से उसका राज न खुल जाए। इन दिनों उसे समझ आया कि कियारा का स्वभाव सच में दोहरा है। बाहरी लोगों के सामने वह बर्फ़ जैसी ठंडी और बेरहम रहती थी, मगर कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही पूरी तरह बदल जाती थी। अच्छी बात केवल यह थी कि वह दिन भर काम में व्यस्त रहती थी। जब वह घर पर नहीं होती तब अभीर उसकी बड़ी कोठी में आराम करता, केक खाता और धूप का मज़ा लेता।
एक दिन अबीर बाथरूम में नहाते हुए जोर जोर से गाना गा रहा था। तभी उसे बाहर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। सारे नौकर जा चुके थे और कियारा के भी इतनी जल्दी लौटने की उम्मीद नहीं थी। अबीर ने सोचा कि घर में चोर घुस आया है। उसने पास रखा टॉयलेट ब्रश उठाया और दरवाजे के पीछे छिप गया। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे पास आई और दरवाज़ा खुलते ही उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर ब्रश सामने वाले के मुंह की तरफ फेंक दिया। मगर सामने कोई चोर नहीं, कियारा खड़ी थी और गंदा टॉयलेट ब्रश सीधा उसके मुंह में जा लगा था। यह नज़ारा देखकर अबीर का जोर से हंसने का मन हुआ, लेकिन उसने किसी तरह खुद को रोका, क्योंकि एक अंधा आदमी ये सब देखकर हंस नहीं सकता था। कियारा ने मुंह से ब्रश निकाला और जानलेवा गुस्से के साथ पूछा कि अगर अबीर को दिखाई नहीं देता तो उसने इतनी सही निशानेबाजी कैसे की। अबीर को लगा कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, मगर अगले ही पल कियारा ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे चूम लिया। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। वो पूरी तरह नशे में थी। अबीर खुद को छुड़ाना चाहता था, मगर कियारा की ताकत के सामने उसकी एक नहीं चली। जैसे ही कियारा ने उसे छोड़ा, वह टॉयलेट के सामने झुककर उल्टी करने लगा। अबीर इस बात से नाराज था कि मुंह पर टॉयलेट ब्रश लगने के बाद भी कियारा ने उसे चूमने की हिम्मत कैसे की। तभी कियारा उसके पीछे पहुंच गई और उसने अबीर के सिर पर ऐसा वार किया कि उल्टी का थोड़ा हिस्सा उसके बालों पर गिर गया। कियारा उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अबीर ने भी बदला लेने का फैसला किया। वो तेजी से उठा, अपना सिर कियारा के कपड़ों से लगा दिया और बोला कि पति पत्नी का भाग्य एक होता है, इसलिए गंदगी भी बराबर बंटनी चाहिए। फिर वो सिर पर लगी सारी गंदगी उसके कपड़ों पर रगड़ने लगा। कियारा चीखती रही, उसे दूर हटने और जान से मारने की धमकी देती रही, मगर अबीर ने उसे कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद बाथरूम में अचानक रोने की आवाज़ आने लगी। बाहर दुनिया को डराने वाली कियारा उस समय किसी दुखी बच्ची की तरह रो रही थी। वह बार बार अबीर को बुरा आदमी कहकर उससे दूर हटने को बोल रही थी। उसे इस हालत में देखकर अबीर एक पल के लिए रुक गया, मगर अगले ही सेकंड उसने मोबाइल निकालकर उसका वीडियो बना लिया, ताकि उसके पास कियारा की एक और कमजोरी मौजूद रहे। इसके बाद अबीर ने उसे साफ करने के लिए अपनी तरफ खींचा। कियारा की आंखें रोने से लाल हो चुकी थीं। उसका शिकायत भरा चेहरा देखकर एक पल के लिए अबीर के दिल की धड़कन धीमी पड़ गई, लेकिन कियारा ने मौका मिलते ही अपने कपड़ों पर लगी गंदगी उसके कपड़ों पर रगड़ दी और अपना बदला पूरा कर लिया। अबीर हंस पड़ा। उसने पहले खुद को और फिर कियारा को अच्छी तरह साफ किया। इसके बाद नशे में डूबी कियारा को उठाकर बेडरूम में ले आया। बिस्तर पर सोती कियारा को देखकर अबीर के मन में पहली बार एक नरम ख्याल आया। उसे लगा कि अगर पूरी जिंदगी इस औरत के साथ ऐसे ही बीते तो शायद यह भी बुरा नहीं होगा। मगर अगले ही पल उसे अपनी माँ की मौत और मल्होत्रा परिवार के घिनौने चेहरे याद आ गए। उसने खुद को समझाया कि वह इस नरमी में नहीं फंस सकता। मल्होत्रा परिवार बहुत समय से चैन की जिंदगी जी चुका है और अब उनकी नींव हिलाने का वक्त आ गया है। अबीर ने कुछ सोशल मीडिया एजेंसियों को पैसे देकर कियारा के बारे में फैली सारी झूठी अफवाहें दबाने को कहा। इसके साथ ही उसने कियारा की बेहद खूबसूरत तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर वायरल करवा दी। यह सब उसने जानबूझकर किया था, क्योंकि उसे पता था कि असली कियारा को देखते ही नकुल और उसके माता पिता का लालच जाग जाएगा। काम पूरा करने के बाद वो आराम से सो गया और अगली सुबह होने वाले तमाशे का इंतजार करने लगा। सुबह कियारा ने उसे जोरदार चोट मारकर जगाया और पूछा कि उसने अंधा होने के बारे में झूठ क्यों बोला। कियारा पिछली रात नशे में थी, फिर सुबह वो साफ कपड़ों में अबीर के पास बिस्तर पर कैसे पहुंची? इसका मतलब किसी ने उसे नहलाकर कपड़े बदले थे। अबीर एक पल के लिए फंस गया, मगर फिर उसने दावा किया कि घर की कामवाली ने यह सब किया है। कियारा ने तुरंत उसकी गर्दन पकड़कर याद दिलाया कि उसके लौटने से पहले सारे नौकर जा चुके थे। अबीर समझ गया कि कियारा को पिछली रात की सारी बातें ठीक से याद नहीं है। उसने पूरे आत्मविश्वास से नया झूठ बोला कि उसने 2000 रुपये देकर कामवाली को वापस बुलाया था। फिर उसने उन पैसों की भरपाई भी मांग ली। कियारा कुछ पल उसे देखती रही और चेतावनी दी कि बेहतर होगा वह झूठ न बोल रहा हो। इसके बाद उसने 2000 की जगह 20,000 रुपये अबीर के हाथ में रख दिए और उसे बेकार आदमी कहकर चली गई। मगर मुफ्त के 20,000 पाकर अबीर इतना खुश था कि उसने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दोनों कमरे से बाहर निकले ही थे कि मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। अबीर समझ गया कि इतनी सुबह ऐसी बदतमीजी केवल मधु ही कर सकती है। कियारा ने गुस्से में दरवाजा खोला और मधु बिना इजाजत अंदर घुस आई। उसने अबीर की कलाई पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया और चिल्लाई कि उसने अपने भाई नकुल की पत्नी छीन ली है।
इसलिए अभी कियारा को तलाक देकर उसके साथ वापस चले। अभीर मधु की मूर्खता देखकर हैरान था। उसे लगा था कि वह पहले कियारा के सामने उसकी बुराई करके दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करेगी, मगर वो तो सीधे उसे खींच कर ले जाने पहुंच गई। अगले ही पल पूरे लिविंग रूम में थप्पड़ की तेज आवाज़ गूंजी। कियारा ने मधु के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया था। मधु कुछ पल अपनी जगह जमी रह गई। तभी अभीर का पिता राजेश वहां पहुंचा। कियारा की पीठ देखकर वह गुस्से में चिल्लाया कि उसकी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की। मगर जैसे ही कियारा ने पलटकर अपना चेहरा दिखाया, राजेश का सारा गुस्सा गायब हो गया। वह तुरंत चापलूसी वाली मुस्कान के साथ बोला कि मिस कियारा ने मधु को थप्पड़ मारकर बिल्कुल सही किया, क्योंकि वह इसी लायक थी। 3 सेकंड में उसका बदला हुआ चेहरा देखकर अभीर मन ही मन हंसने लगा। अपने पति की बात सुनकर मधु उसी पर टूट पड़ी और नाखूनों से उसका चेहरा नोचने लगी। राजेश उसे छोड़ने के लिए चिल्लाता रहा। आखिर उसने भी गुस्से में मधु को थप्पड़ मार दिया और बताया कि सामने खड़ी लड़की कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि कियारा सिंघानिया है। यह सुनकर मधु को अपनी गलती समझ आई। कुछ पल दोनों आपस में लड़ते रहे। फिर उन्हें यहाँ आने का असली मकसद याद आया। मधु और राजेश ने मिलकर कियारा के सामने अभीर की बुराइयों की पूरी दुकान खोल दी। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने मजबूरी में अभीर को नकुल की जगह शादी के लिए भेजा था, मगर अब अभीर ने जानबूझकर अपने अच्छे भाई की पत्नी छीन ली है। अपनी शिकायत पूरी करने के बाद मधु ने जीत वाली मुस्कान से अभीर की तरफ देखा, मगर अभीर बिल्कुल परेशान नहीं था। ये पूरा तमाशा उसी की योजना का हिस्सा था। उसने कियारा की तस्वीरें इसलिए वायरल करवाई थीं ताकि ये दोनों लालच में उसके घर आएं और उसकी शांति खराब करें। वह जानता था कि कियारा को बिना वजह शोर मचाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक उसकी उम्मीद के अनुसार कियारा ने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या वे दोनों सुबह सुबह केवल ये बकवास करने और उसके घर में तमाशा खड़ा करने आए हैं। मधु ने समझाने की कोशिश की कि यह कियारा की पूरी जिंदगी का सवाल है और वो इतनी बड़ी बात को हल्के में नहीं ले सकती। कियारा ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा कि उसके बदसूरत बेटे नकुल से शादी करना आखिर कौन सी बड़ी बात होती। यह सुनकर मधु के साथ अभीर भी हैरान रह गया। अब उसे पता चला कि कियारा शुरू से जानती थी कि असली दूल्हा नकुल था और उसकी जगह अभीर को भेजा गया है। फिर भी उसने बिना कोई सवाल किए अभीर को स्वीकार कर लिया था। कियारा ने दरवाजे की तरफ इशारा करके दोनों को घर से निकल जाने का आदेश दिया। राजेश और मधु ने एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उन्हें दूर जाते देखकर अभीर मुस्कुराया। उसकी योजना सफल हो चुकी थी और अब मल्होत्रा परिवार की बर्बादी और तेजी से शुरू होने वाली थी। लेकिन अभीर अपनी जीत का मजा ज्यादा देर तक नहीं ले पाया। उसके पास खड़ी कियारा धीरे धीरे करीब आई और मुस्कुराकर पूछा कि वो आखिर कब तक अंधे होने का नाटक करेगा, क्योंकि अब उसका सब्र खत्म हो रहा है। यह सुनते ही अभीर के चेहरे की मुस्कान जम गई। फिर भी वो अनजान बनकर कहने लगा कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। कियारा ने अपनी जेब से एक पतली सुई निकाली और उसे धीरे धीरे अभीर की आंख की तरफ बढ़ाने लगी। अभीर बुरी तरह फंस चुका था। अगर वो पीछे हटता तो साबित हो जाता कि उसे सब दिखाई देता है। अगर अपनी जगह खड़ा रहता तो सुई उसकी आंख में जा सकती थी। वो अभी फैसला भी नहीं कर पाया था कि कियारा ने तेजी से सुई उसकी तरफ चला दी। अभीर घबराकर उसे रुकने को कहने लगा, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद अभीर को एक बेहद आलीशान कमरे में होश आया। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और कियारा पास खड़ी उसे किसी भूखे भेड़िए की तरह देख रही थी। अभीर ने घबराकर पूछा कि वह क्या करना चाहती है। कियारा ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा कि लगता है वह सच में सब कुछ भूल गया है। फिर उसने उसे 2 साल पहले की वह बरसाती रात याद दिलाई, जब अभीर ने सड़क पर मरने की हालत में पड़ी एक लड़की की जान बचाई थी। पुरानी याद लौटते ही अभीर समझ गया कि वह लड़की कोई और नहीं, कियारा थी। कियारा ने बताया कि उस समय उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था। अगर अभीर उस रात वहां नहीं आता तो वह आज जिंदा नहीं होती। बाद में उसने सिंघानिया परिवार पर अपना अधिकार वापस पाया और अपने पिता के साथ हर दुश्मन को रास्ते से हटा दिया। मगर इन 2 वर्षों में वो एक पल के लिए भी अभीर को नहीं भूली। अब पूरा सच सामने था। कियारा शुरू से जानती थी कि अभीर अंधा नहीं है और नकुल की जगह शादी करने आया है। वो उसके सामने केवल अभिनय कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अभीर धीरे धीरे उस पर भरोसा करे और अपना डर छोड़ दे। अभीर को आखिर समझ आया कि कियारा उसकी मदद केवल कारोबार के सौदे की वजह से नहीं कर रही थी। उसके मन में अभीर के लिए 2 साल से गहरा और खतरनाक जुनून छिपा था। अभीर ने माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कियारा से अपने हाथ पैर खोलने को कहा, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि अगर उसने अभीर को खोल दिया तो वह फिर भाग जाएगा।
अबीर ने उसके चेहरे पर छाया पागलपन देखकर पूछा कि क्या वो सच में पागल है। कियारा ने बिना झिझक मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं बीमार हूँ और मेरी बीमारी सिर्फ तुम हो। उस जवाब के बाद अबीर के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। 2 महीने बाद मधु और राजेश की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। कियारा का असली और जुनूनी रूप जानने के बाद अबीर ने उसका विरोध करना भी छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि ऐसे इंसान की बात मानते रहो तो वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। फिर कियारा बेहद खूबसूरत थी, बहुत अमीर थी और अपने हर काम में माहिर भी। इसलिए अबीर ने भी आखिर मान लिया कि उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने में कोई बुराई नहीं है। जिस शादी में उसे मरने के लिए भेजा गया था वही शादी आखिर में उसकी नई जिंदगी, उसके बदले और कियारा के 2 साल पुराने जुनून की शुरुआत बन गई।